बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची में जो सप्ली के इम्तहानात हुए, जो फिज़िक्स का पेपर हुआ 2022 में, जिसको 2021 के सप्ली का पेपर कहा गया फिज़िक्स का, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जो फिज़िक्स के 42 एमसीक्यूज़ आए थे, ये हमारे एनुअल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो देखिएगा ज़रा कि इनको हम आज डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे एमसीक्यूज़ 42 एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा आया है। इसमें सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस देख लें। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखी भी आती हैं। हमारी जो पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आई, ये कह रहे हैं कि 42 एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन अभी आपके 32 एमसीक्यूज़ हैं और तमाम हमें आंसर देने हैं। हर एक का आंसर 1 है। आंसर यानी कि हर एक के नंबर 1 है। आपको इनको कॉपी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 1 का B, 2 का C, ऐसा नहीं लिखना होगा। आपको लिखना होगा आंसर राइट ऑप्शन। जो भी राइट ऑप्शन होगा उसको आप लिखेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू आ रहा है वो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू ये कह रहा है द वेक्टर दैट कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड। इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम किसी भी पॉइंट पर ले जाके प्लेस कर सकें, दिस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसका नाम होता है फ्री वेक्टर। ठीक है जी। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, नल वेक्टर का 0 होता है, पोजीशन वेक्टर पोजीशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी। उसके बाद भी हमारा चैप्टर नंबर 2 का ही एक एमसीक्यूज है। ये कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज डिटरमाइंड। अच्छा जी, अगर जिसके ऊपर डायरेक्शन होती है उसके मैग्नीट्यूड से ए डॉट बी को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, इसका राइट ऑप्शन हो गया। चैप्टर नंबर 2 का था। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज पे, जो एमसीक्यूज नंबर 3 है। स्टोक्स लॉ के अंदर हम 6/n RV, यानी क्या होती है हमारे पास n विस्कोसिटी को बताता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका राइट ऑप्शन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी, ये अब थ्रस्ट नहीं है, डेंसिटी नहीं है। ठीक है। इफ द मास ऑफ m है, तो एक बॉडी है जिसका मास m है। ये कह रहा है इसको आपने हैंग करा दिया इस तरह से, तो वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, टेंशन ऊपर आ जाती है। ठीक है, टेंशन बराबर हो जाती है वेट की। ठीक है। सवाल इनका क्या है, ज़रा देख लेते हैं। इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज नॉट इन मोशन। अगर इक्विलिब्रियम में है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन बराबर होता है वेट के। इस कंडीशन के अंदर आपके पास टेंशन बराबर हो जाता है वेट के, तो T हमारे पास बराबर होगा mg। ठीक है। अच्छा, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज आ गया। 2 बॉडीज आर लॉन्च्ड विद डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज। 2 एंगल्स जिनकी रेंज सेम होती है, वो 2 एंगल जिन पर आप सेम रेंज हासिल करें, उनका सम आपके पास 90 के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है। तो 45 और 30 डिग्री 75 डिग्री बन रहा है, नहीं ये 100 डिग्री बन रहा है। 70 एंड 20 डिग्री, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। Every point of a rotating rigid body has the same angular velocity। ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही एमसीक्यूज है। अच्छा जी, if the body is moving in a circular path and has the both centripetal and tangential acceleration, then its speed इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज नहीं करेगी, देखिए इसकी स्पीड, देखिए सेंट्रीपिटल वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन अगर आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा कंटिन्यूसली इंक्रीज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चैप्टर नंबर 5 आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, चैप्टर नंबर 5। अच्छा जी, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क चैप्टर नंबर 5 का ही है। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इस, आपके पास टॉर्क होता है F/d, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और मोमेंट आपके होते हैं मीटर। इसका आंसर हो गया न्यूटन मीटर। When a diver pulls his hands and feet close to his body after leaving a springboard, that increase से क्या होता है? इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो जाता है। ये आपके पास when a body ड्राइवर क्लोज करता है, जब वो अपने आप को मास डिस्ट्रीब्यूशन कम करता है, तो आपको क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास हो गया कम। ठीक है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, बढ़ता नहीं है। टॉर्क हमारा कांस्टेंट रहता है इस कंडीशन में, और हमारी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास टॉर्क बराबर होता है I मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, इसका हमारे पास L बराबर होता है I ओमेगा। L क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम।
तो हमारे पास अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़नी चाहिए, जब भी तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा हमारे पास बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट्स विल बी सेम प्रोवाइडेड दैट द प्लैनेट हैव द सेम। प्लैनेट का क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, हमें क्या बात इससे पता लग रही है कि प्लैनेट की क्या चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ठीक है, प्लैनेट का मास कांस्टेंट रहता है, इसका राइट ऑप्शन तो मास है। ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट विल बी सेम प्रोवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ टू प्लैनेट विल बी सेम, हमें ये बताता है कि दोनों का मास सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम नहीं है, दोनों का मास सेम है, या मास अपॉन रेडियस स्क्वायर सेम है। ठीक है, क्या चीज़ हमें बताती है, रेडियस भी सेम हो सकता है, मास भी सेम हो सकता है, और मास अपॉन रेडियस भी जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, जी कांस्टेंट होता है, मास अपॉन आर ई स्क्वायर, तो हमारे पास मास अपॉन आर ई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। राइट ऑप्शन हमारा मास नहीं है, मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये राइट ऑप्शन है, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये राइट ऑप्शन नहीं है, मास राइट ऑप्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 का एक और एमसीक्यूज आता है, तो मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर कांस्टेंट। फॉर अर्थ हैविंग यूनिफॉर्म रेडियस द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, जी डेप्थ का फार्मूला किसके बराबर आता है, जी बराबर होता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फार्मूला होता है चैप्टर नंबर 6 में। तो 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आपको पता है 1 माइनस डी अपॉन आर ई के बराबर। ठीक है जी, तो अगर हम इसको एलसीएम लें तो आर ई माइनस डी, अगर जी को कांस्टेंट रखा जाए तो हमारा ये हो जाएगा जी एट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई माइनस डी अपॉन आर। अगर यहाँ पे आर ई को आपने एलसीएम लिया, आर ई माइनस डी अपॉन आर, ये जी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एट डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। अच्छा, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड, while moving upward its kinetic energy decreases with the time because kinetic energy convert हो जाती है potential energy में जब ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है जी, kinetic energy is converted into potential energy। वेबर फ्रेशनर लॉ चैप्टर नंबर 8 states that loudness of sound is directly proportional to वेबर फ्रेशनर लॉ क्या कहता है, is directly proportional to log of I, यानी इंटेंसिटी। ठीक है, log of I आपके पास यानी कि इंटेंसिटी के log का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपके पास logarithm of intensity होगा। एक पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन such that its acceleration is equal to a minus 25x where x its displacement find the from the equilibrium position the time period of the particle। अच्छा, अब आपको ये पता है कि a बराबर होता है आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स के। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स के, और एक ए की वैल्यू आपको दे रहे हैं माइनस 25। तो अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया 25, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 25 के। ठीक है जी, और ओमेगा किसके बराबर आ गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा आपके पास बराबर आ गया सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, इसमें निकालना है अब आपको, अगर ओमेगा पता हो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा के, यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह आपने लिख दिया 2 पाई अपॉन 5, आपके पास आ गया 2 पाई अपॉन 5। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का एमसीक्यूज है। वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन ओवर द फोन बाई, किस चीज़ की वजह से आप पहचानते हैं, क्वालिटी की वजह से पहचानते हैं, किसी दोस्त की आवाज़ या किसी जानने वाले की आवाज़। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। माइकल्सन इंटरफेरोमीटर द सक्सेसिव डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म। ठीक है, ईच टाइम व्हेन द मूवेबल मिरर इज मूव टू अ डिस्टेंस इक्वल ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ, हाफ ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि सक्सेसिव अगर आपको डार्क और ब्राइट रिंग हासिल करने हैं, तो अगर आपको डार्क से ब्राइट में जाना है तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, अगर आपको डार्क से ब्राइट में जाना है या ब्राइट से डार्क में जाना है। ठीक है, ज़रा और समझिएगा, तो आपको अगर डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म ईच टाइम व्हेन द मूवेबल मिरर इज मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ द सक्सेसिव डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। अगर डार्क के बाद आपको ब्राइट हासिल करना है तो आप इसको कितना मूव कराएंगे, ज़रा गौर से सवाल समझिए। अगर डार्क से आप ब्राइट की तरफ जाना चाहते हैं और ब्राइट से आप डार्क की तरफ जाना चाहते हैं, तो कितना आपको मूव कराना पड़ेगा मूवेबल मिरर। ठीक है, अगर आपको डार्क से ब्राइट में जाना है तो λ/2 कराना है, और अगर ब्राइट से डार्क में जाना है तो λ/4 मूव कराना है।
और अगर डार्क से दोबारा ब्राइट में जाना है तो λ/4 मूव कराना है, तो 1/4 ऑफ द वेट। अच्छा, चैप्टर 9 का एक और MCQ, फ्रिंज स्पेसिंग इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिक्रीज। फ्रिंज स्पेसिंग होती है λ/y, और λ/y कह सकते हैं या Δx कह सकते हैं λL/d। λL/d ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? हम सिर्फ और सिर्फ वो देखेंगे अगर d को बढ़ाएंगे तो Δx यानी फ्रिंज स्पेसिंग कम है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इंक्रीजेस, यानी कि d अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या होगा? Δx यानी फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी अगर आप d को बढ़ाएंगे स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस। इन द इमेज फॉर्मेशन अ रे दैट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, जब ऑप्टिकल सेंटर से रे गुजरती है किसी भी किस्म के लेंस में तो उसको कोई फर्क नहीं आता। चैप्टर 1 के एक और MCQs पे आ जाए। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, 20वां MCQs है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला हमारे पास, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 में हम पूछते हैं ml t-2 इज द डायमेंशन ऑफ, किसकी डायमेंशन हो सकती है? डायमेंशन आपको दी जाए, यानी m की जगह आपके पास क्या आ गया? मास आ गया, l की जगह आ गई लेंथ, और टाइम का स्क्वायर नीचे आ गया ml/t², यानी मास की यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाता है फोर्स या वेट की, तो ये आपके पास वेट, ये वेट की डायमेंशन है, ये फोर्स की डायमेंशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शन प्लेस एट एंगल थीटा, ए बराबर होता है जी, आपको पता है कि ए बराबर किसके होता है? जी साइन थीटा के, और साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। ए बराबर हो गया जी साइन थीटा के, साइन 30 आपके पास होता है हाफ के बराबर। जब आपने 9.8 में हाफ से मल्टीप्लाई किया 4.9 ऑप्शन है, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 4.9। इन माइकल्स इंटरफेरोमीटर सेमी सिल्वर्ड प्लेट इज यूज टू, सेमी सिल्वर्ड हमारे पास जो प्लेट लगाई जाती है इसके ज़रिए क्या करा जाता है? लाइट को अनपोलराइज किया जाता है? नहीं। डिस्पर्जन की जाती है? नहीं। फेस कोहेरेंस किया जाता है? आपके पास दो लाइट में ब्रेक कराया जाता है, ठीक है, एक जैसी फेस कोहेरेंस मतलब होता है हर लिहाज से एक जैसी नहीं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी p इज इक्वल टू F.v होता है, और आपके पास F v cos थीटा होता है। जब 90 डिग्री होगा तो ये जीरो हो जाएगा, आपके पास पावर क्या हो जाएगी? जीरो। कॉस यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये cos 90 आंसर आएगा, इसका राइट ऑप्शन है 90 डिग्री। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 90 एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 10। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला किसी भी किस्म के टेलीस्कोप ले लें, उसका होता है F0/FE के बराबर। अगर F0 हमारे पास कितना दिया जा रहा है? 90, और FE दिया जा रहा है 10, तो 90 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 9 आपके पास आ जाएगा। नहीं, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 9 एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, सही लेंथ की बात कर रहे हैं, सॉरी मैग्नीफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेंथ आपके पास बराबर होती है F0+FE के, F0+FE के। तो आपके पास F0+FE की बात अगर करना है तो अगर मैं 90 में 10 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 550 भी दिया हुआ, लेकिन 550 आपके पास होता है फुट LV पर सेकंड। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर, चैप्टर नंबर 3, सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ी होती है कुछ भी, इसका राइट ऑप्शन ये हुआ। इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसकी इमेज भी आपके पास 2f पे ही बनती है। दिस इज अंडरस्टूड। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चैप्टर नंबर 9, एक्सपेरिमेंट, द फार्मूला फॉर फ्रिंज स्पेसिंग Δx is equal to λL/d, this is obvious. In aerodynamics, the ratio of the velocity of sound to the velocity of source क्या कहलाता है? आपके पास मैक नंबर कहलाता है। मैक नंबर होता है वेलोसिटी आपके पास साउंड की एंड द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये आपके पास होता है मैक नंबर। ए एंड बी आर टू वेक्टर्स हैं। ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट एट के, सही है। ए डॉट बी बराबर नहीं होता माइनस बी डॉट ए के। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। ये तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ए मैग्नीट्यूड क्रॉस बी नहीं, ये भी नहीं हो गया, माइनस लगेगा। और ये आप मैग्नीट्यूड को इस तरह से नहीं कर सकते, ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए।
इन प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी हैज कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही है, दोनों कंपोनेंट नहीं होते और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज भी नहीं होता, तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा इसका ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन जो है। अच्छा जी, अब आपके पास चैप्टर नंबर 8 का एक और न्यूमेरिकल दे दिया, एमसीक्यूज दे दिया। व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, जब सोर्स लिसनर की तरफ बढ़ती है, अपेरेंट इंक्रीज इन वेवलेंथ, अपेरेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो सही है भाई, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इसकी, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर, ठीक है, पहला ही ऑप्शन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। व्हेन अ कार एक्सेलरेट्स व्हाइल मूविंग अपहिल देन इट्स लूजेस, जब ये ऊपर जाता है तो आपके पास क्या कंडीशन होती है, ऊपर जाते हुए आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। व्हेन अ कार एक्सेलरेट्स यानी ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, आपके पास दोनों ही बढ़ रही है इस कंडीशन में, गेन बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जब हाइट और वेलोसिटी दोनों बढ़ रही तो ठीक है, आपकी दोनों में इजाफा होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 50 ग्राम इट्स वेट इज, अगर मास 50 ग्राम है तो इसका वेट कितना हो गया, मास 50 ग्राम हो गया तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 को आप किस में कन्वर्ट करें, किलोग्राम में कन्वर्ट करें और 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.49 न्यूटन आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय हाफ ए क्रॉस बीटा मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। पावर इज इक्वल टू, पावर बराबर होता है एफ डॉट वी की, यानी एफ डॉट डी अपॉन टी, सही है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ क्या कहता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, यानी d sin थीटा, नहीं ये नहीं होगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ठीक है जी, ये राइट ऑप्शन हो गया। 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री के, ठीक है। इफ अ नल और जीरो वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ फाइनाइट नंबर वेक्टर, अच्छा तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अगर एक नल और ज़ीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया जाए फाइनाइट नंबर से, अगर ज़ीरो तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, या नल वेक्टर ही मिलेगा। मेरा ख्याल है कि आपको नल वेक्टर ही मिलेगा, जब ज़ीरो किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आना है, ठीक है जी। इसका राइट ऑप्शन आपके पास नल वेक्टर ही रहेगा, ठीक है जी, नल वेक्टर रहेगा। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, पावर निकालने का फार्मूला क्या है, अगर सेंटीमीटर होता है 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, 100 को आप 50 से डिवाइड करा दे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डायोमीटर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 डायोमीटर, पावर हो गई 2 डायोमीटर। पावर बराबर होती है 1/f इन मीटर या 100/फोकल लेंथ इन सेट, तो ये इसके राइट ऑप्शन है बेटा, इनको देखिएगा, ये फाइनल में आ सकते हैं काफ़ी। ये बहुत शुक्रिया आपको।